औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इम्तियाज हुसैन एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कभी भी किसी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें आप किन किन मोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनको चेक कर लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इसमें आम तौर पे जो फ्रॉड होते हैं या इलीगैलिटीज होती हैं उसमें बड़े लोग जो हैं बेचारे अपने करोड़ों रुपया जो है डूब जाता है उनका, और फिर उसके बाद वो कोर्टों के धक्के खाते रहते हैं, अदालतों के धक्के खाते खाते उनके कई साल गुजर जाते हैं। इसलिए खास तौर पे दो तरह के तबकात ज्यादा शिकार इसके होते हैं। तो जो लोग रिटायर होते हैं और उनको वहां से प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी या इस तरह की जो रकम है उनको जब इकट्ठी मिलती है, कई रिश्तेदार अजीज जो है उन्होंने आंख लगाई होती है, उसके ऊपर नजर रखी होती है, और वो जो ही रिटायर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं, रिश्तेदारों में आ जाते हैं, दोस्तों में आ जाते हैं, और वो कोई उनको कहते हैं जी मिलके काम कर लेते हैं, मैं ये काम करने लगा हूं या ये करता हूं, इसके अंदर पैसे लगाएं, आपको इतने पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें वो हो जाती हैं। तो एक तो ये है जो इससे बचे बिल्कुल, क्योंकि इसमें आम तौर पे 70% तकरीबन आप कह लें, बल्कि इससे ज्यादा जो है लोगों के साथ हाथ ही हुआ होता है, और वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जो कि उनको बुढ़ापे में जो मिली है, जो उनका बुढ़ापे का सहारा था, और वो जो है उससे वो हाथ धो बैठते हैं। आपकी जमा पूंजी है उसको वो उस पर आपका हक है, आपने सारी उम्र जॉब किया है और उसके बदले में आपको जो ग्रेचुटी मिली है, प्रोविडेंट फंड मिला है, आपको जो है उसके बदले में आपको जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है वो मिली है। अगर आपने वो घुमा दिया तो फिर आपके पास घुमाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो उसे बिल्कुल अवॉइड करें। उसको आप ऐसी किसी स्कीम में लगाएं जो गवर्नमेंट की स्कीम हो, इन्वेस्टमेंट जहां पे करनी है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हो, जहां पे आपकी जो असल रकम है वो महफूज रहे। अब आगे रियल एस्टेट की तरफ जब जाते हैं तो उसके अंदर जो रोजमर्रा चूंकि हम वकालत करते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाइल हमारे पास आते हैं लोगों के, और लोग जो है फिर उस पर मुकदमाबाजी भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो उसमें देखने में ही आया है कि हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर या हाउसिंग स्कीम्स के अंदर या हाउसिंग कंपनियां बनी हुई है, आपने देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं मुख्तलिफ जो बनी हुई हैं, उसमें कई बार जो होता है आपको वो प्लाट दे रहे हैं, आपको मकान दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, और वो जो है उसमें आपको किस्तों पे कुछ डाउन पेमेंट पे वो आपको कहते हैं जी आप दें और आपको हम 2 साल के अंदर ये डेवलप करके दे देंगे। इस तरह की बातें होती हैं। अब उसमें सारे मैं नहीं कहता गलत होते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग गलत होते हैं, यकीनन गलत होते हैं। अब आप देखिए बात यह है कि आपका जो सरमाया है आपके लिए जरूरी है कि वो आप अच्छी तरह उसकी ड्यू डिलीजेंस करें, यानी उसकी अच्छी तरह पड़ताल कर लें, उसको चेक कर लें, देख लें कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब वो क्या क्या चेक करना है आपने? पहली चीज तो ये है कि अगर वो कोई प्लाट है और या दुकान है या फ्लैट है या अपार्टमेंट है, जो भी उसको कहते हैं, तो वो जहां बन रहा है वो जो जगह है वो मौजूद है कि नहीं है। आप वहां पे जाएं, आप जाके वहां पे साइड में भी चेक करें, उस पर कब्जा तो नहीं हुआ, किसी और के कब्जे में तो नहीं है। तो बेहतर तरीका होता है कि वहां विजिट किया जाए, और अगर हो सके तो किसी वकील को साथ ले जाएं जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक रिवाज है कि जब प्रॉब्लम होता है तो फिर वो लोग वकीलों के पास आते हैं। हालांकि जब भी बिजनेस किया जाए, कोई कारोबार किया जाए, उस वक्त वकील जो है उसकी जो है वो आप क्या लेके एक लीगल ओपिनियन जो है ले लेनी चाहिए, हेल्प ले लेनी चाहिए, ताकि वो सारे लीगल पहलू देख ले। तो बाहर के मुल्कों में आमतौर पर ये होता है कि वो अपने अटॉर्नी जो है उनके साथ मशवरा जरूर करते हैं, जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट है, सूझबूझ के साथ काम करते हैं। तो फिर आप उसका तरीकाकार यही है कि एक तो मैंने बताया कि उस जगह पे जिस जगह पे कह रहे जी ये प्रोजेक्ट बन रहा है या ये स्कीम जो हाउसिंग स्कीम बन रही है, वहां का चक्कर लगा के वहां पे जो लोग मौजूद होंगे, जो वहां के जमींदार हैं जो इधर उधर के, उनसे पूछे कि ये जमीन किसकी है और कौन मालिक है इसका। फिर उसको उसके साथ कंपेरिजन करें कि जो वो हाउसिंग सोसाइटी वाले या हाउसिंग कंपनी वाले जो आपको बता रहे हैं, तो क्या उनकी बातें जो उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। एक तो ये कर लिया करें। फिर इसके साथ साथ वहां पे आप देखेंगे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, कई दुकानदार होते हैं, कई वहां पे कईयों ने खोखा लगाया होता उस इलाके में,
वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं, इस तरह की चीजें लगे, उनको भी वहां का पता चलता रहता है आमतौर पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उनसे हेल्प ले लें, उनसे पूछ लें, और एक से ना पूछे, क्योंकि हो सकता है वो एक बंदा जो है वो प्रेजुडिस हो, वो आपको सिर्फ तंग करना चाहता हो, बल्कि आप ये करें कि और 2 4 5 जगहों पे फिर के, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बहुत बड़ा कंपनीज का ग्रुप है जिसका मैं लीगल एडवाइजर होता था, तो वो एक बार उन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री लगानी थी लाहौर में, ये जो मरीज के नारेवाल रोड के ऊपर। तो वहां पे एक जो जगह वो खरीद रहे थे उसको ऑलमोस्ट उन्होंने फाइनल भी कर लिया, क्योंकि पेपर्स के अंदर वो मलकियत थी, सारा कुछ था, और साइट जो है उनके कुछ बंदे जाके वैसे जनरली चक्कर लगा के आ गए थे, तो साइट वहां पे खाली थी, कब्जा नहीं था वहां पे, ठीक फसलें लगी हुई थी। तो मैं इत्तेफाक से लाहौर में था, तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए। तो मैंने फैसला किया कि मैं जाऊं, जाके चेक करूं। तो वो मैं उनके बंदे आ गया, उनके साथ मैं चला गया, टीम उनकी, तो वहां पे हम पहुंच गए। वहां जाके मैंने ये काम किया जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, कि वहां मुझे जो बंदा भी मिला, खेतों में काम कर रहा है, कोई फसल काट रहा है या कुछ कर रहा है, या खालों में पानी लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है, उससे गप लगाई कि ये जमीन किसकी है। फिर उसके बाद आगे एक इसी तरह एक खोखा, एक छोटी सी दुकान नजर आई जो सॉफ्ट ड्रिंक और सिगरेट वगैरह बेचता था। तो उससे जब पूछा तो पता चला जी कि ये तो इनको तो मर्डर हो चुके हैं इसके ऊपर, और उनकी कोई बहन की जमीन है और बहन को उन्होंने मर्डर कर दिया था। अब उसके जो बच्चे हैं वो पता नहीं किधर हैं, कहाँ हैं, तो ये तो कोर्ट केसेस बने हुए हैं, सारा कुछ हुआ। तो इस तरीके से वो जो कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, इंटरनेशनल कंपनी है, वो अपने उस नुकसान से बच गई। मैंने जब उनको बताया तो वो फिर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, और वो इस तरीके से उन्होंने वो डील नहीं फिर की। तो इसी तरह आप भी करें। अब इसमें बाज का जो हाउसिंग कंपनीज हैं या सोसाइटीज हैं, वो क्या करती हैं कि उसके अंदर जो उनका चीफ एग्जेक्टिव है या चेयरमैन साहब होते हैं, वो कई बार ये देखने में आया कि जमीन जो है जो उन्होंने ली है, जिसके ऊपर वो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं या वहां पे वो प्लाजा बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, पूछे तो गई किसके नाम है, तो पता चलता है जी कि वो मालिक जो है यानी सीईओ जो है उसके नाम है। और आपको अलॉटमेंट लेटर किस चीज का दे रहे हैं, वो कंपनी के लेटर हेड पे दे रहे हैं, यानी कंपनी का आपको बंदा आपको अलॉटमेंट लेटर दे रहा है, वही किस्तें आपसे वसूल कर रहा है, लेकिन जमीन किसके नाम है, वो जो एक बंदा है उसके नाम है, एक शख्स के नाम है, कंपनी के नाम नहीं है। और जाहिर बात है जब कंपनी के नाम नहीं है तो कंपनी के पास जमीन ही नहीं है, तो कल को बंदा जो है दौड़ जाता है, कुछ और कर देता है या खुद ही भेज देता है कहीं और। तो ऐसा वाकया हुआ भी। यहाँ पे बहुत बड़ा मशहूर एक स्कीम इस्लामाबाद के अंदर थी, बहुत बड़ा नाम था उसका, आज से कोई 12 14 15 साल पहले का वाकया है। वो जो है उसका भी सीईओ ने ऐसे किया कि वो जितनी जमीन थी उसमें आधी जमीन तो कंपनी के नाम रखी, उसने आधी उसने अपने नाम पे खरीदी, और उसके बाद लोग जो है भागे। फिर वो लोग ज़ाहिर मुख्तलिफ अदारे जो नाफिज करने वाले अदारे उनके पास गए, वो जो सीईओ साहब है वो तो पकड़े गए बार, और उनको सजा हो गई, वो 6-7 साल कैद की सजा काट के फिर बाद में आ गए बाहर। लेकिन अभी तक जो है वो बेचारे जो लोग हैं उनके पैसे फंसे हुए हैं, उनको वो वापस नहीं मिल सके, क्योंकि जाहिर बात है कि वो जमीनें जो है और फिर उन्होंने दूसरी जगह पर खरीदी हुई थी, एक जगह पे नहीं थी। तो ये देख लेना बड़ा जरूरी है। इसके साथ साथ जो अगर कोई रजिस्ट्री दिखाता है तो रजिस्ट्री को चेक कर लें, सब इसरार के दफ्तर जाएं, वहां जाके आप उसको वेरीफाई करवा लें। और उसके बाद फिर इंतकाल जरूरी है, अगर उस इलाके में इंतकाल होता है, म्यूटेशन होती है थ्रू एवरी डिपार्टमेंट, तो आपके लिए लाजमी है कि आप जाके जो इलाके का जो पटवारी है या इलाके का जो तहसीलदार है उनसे वो जो एक तो उस शख्स को कहेंगे आप फर्द फॉर सेल दे, जिसको फर्द बै कहते हैं उर्दू में। तो वो जो फर्द होगी उसमें लिखा होगा कि ये जमीन किसके नाम है, कितनी जमीन है, इसका नक्शा क्या है। उसको फिर आप वहां जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने बताया पटवारी है, तहसीलदार साहबान है, उनसे जाके आप वेरीफाई करवा लें, ताकि ये ना हो कि आप पहले डील कर लें और ये बयाना करने से पहले कर लें, छोटा मोटा टोकन कर लें 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार का, 50 हज़ार का, और उसके बाद आप इसको उनसे फोटोकॉपियां लें उन चीजों की और जाके आप उसको वेरीफाई करवाएं। अगर वो आपको वेरीफाई हो जाए तो फिर तो ठीक है, फिर आप उसमें फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करें, उनको पेमेंट करें और जो भी है उसको ले लें। अदरवाइज जो है वो आप बिल्कुल उससे अवॉइड करें। तो मैं आपको बताऊं कि एहतियात बड़ी जरूरी होती है
चाहे किसी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हो, चाहे किसी और की हो जो वो आपको दे रहा है, तो उसमें आप ब्लाइंड फेथ बिल्कुल ना करें। अगर ब्लाइंड फेथ करेंगे तो फिर आपको ब्लाइंड ही कर देंगे लोग। अपने इंटरेस्ट को अच्छी तरह वाच नहीं कर सकता तो बाद में फिर उसको कई सालों तक उसकी नस्लों को भुगतना पड़ता है और अपने जो सरमाया है उससे वो महरूम हो जाता है। तो यही सूरत हाल है कि यहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे बड़ा विक्टिम बनते हैं इसके, और उनको बहुत शिकायत होती है, राब्ते में रहते हैं मेरे साथ, कई प्रोग्राम भी मेरे साथ कर चुके हैं। तो उनको मैं खास तौर पर यही कहूंगा कि वो बात का होता है कि किसी अजीज के रिश्तेदार पे डिपेंड करके उसके थ्रू वो कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं और वो बात का उसमें कोई गड़बड़ कर जाता है या उससे गड़बड़ अगर नहीं भी होती तो वो नेग्लिजेंस का गुजारा कर देता है, वो एहतियात से नहीं करता, उनको समझता है कि मेरे तो हैंड में पैसे जो लग रहे हैं। तो वो इन सारी चीजों को जब नहीं देखते, फिर कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहां पे आमतौर पे कब्जा ग्रुप जो है बहुत एक्टिव है। तो अब जाहिर बात है कब्जा ग्रुप जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, लेकिन उसमें भी जाहिर बात है फिर कोर्टों में जाते हैं, लिटिगेशन चल रही होती है कई साल तक और आपके पैसे जो है फंसे होते हैं जिसकी वैल्यू भी कम होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें किसी सिक्का बंद जिसको आप कहें स्कीम के अंदर करें या हाउसिंग सोसाइटी के अंदर करें, उसकी वहां पे रेपुटेशन पहले चेक कर लें, वहां पे कोई कब्जा ग्रुप तो एक्टिव नहीं है, वहां पे कब्जों का रवाज तो नहीं है, और वो जो हाउसिंग सोसाइटी है या हाउसिंग कंपनी है क्या वो ऐसे अनासर के ऊपर नजर रखती है कि नहीं रखती है। तो इसलिए जो नॉन आप कह लें हाउसिंग सोसाइटीज या जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जिनका एक मार्केट के अंदर नाम है और जो ओन साइट यानी साइट पे उनके पास जगह भी है मार्केट के अंदर, यानी उनकी एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये जो छोटी छोटी लोग होते हैं ना कि एक बंदे के पास 50 कनाल जगह है, उसने एक छोटी सी हाउसिंग बनाई स्कीम, उसके अंदर छोटे आप रस्ते बना के तो उसने वो बेचना शुरू कर दिया। ऐसी स्कीमों के अंदर यकीनन प्रॉब्लम होती है। या ऐसी स्कीमें जिसके अंदर आप देख लेंगे वो एक मोनोपोली है किसी एक फैमिली की और वही उसके मालिक हैं। तो एक तो ये देखना, कई बार ये भी देखने में आया कि पार्टनर साथ बनाया है उन्होंने, एक रियल एस्टेट डेवलपर है, वो पार्टनर की जमीन है और वो कंपनी का नाम ट्रांसफर नहीं हुई। अगर वो कंपनी का नाम ट्रांसफर नहीं हुई तो किसी टाइम पे पार्टनर जो है खुद जानबूझ के उसको अलग कर देंगे या वो ऐसे भाग जाएगा या कोई आपस में उनका इख्तलाफ हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो हाउसिंग कंपनी है उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप जो है अपना जो सरमाया उसको बचाने के लिए मैंने ये जो चंद एक बातें या तजावीज दी हैं, इस पर अगर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है किसी भी फ्यूचर में कोई ऐसा आपके साथ आपके जो जायज आपके माल है, पैसा है जो कमाया आपने जिंदगी भर में, वो जो है उससे महरूम होने से बच जाएंगे। इसमें कहते हैं जी थोड़ा आप कहते हैं कि रूखा होना बेहतर है, उधार मांगने वाले बड़े आएंगे आपके पास, उधार से अवॉइड करें क्योंकि उधार आम तौर पर लोग वापस नहीं करते और उससे तलकात भी खराब हो जाते हैं। तो एक ना सो सुख, क्योंकि इसमें रूखा होना बेहतर है बजाय इसके कि आप बाद में फिर सर पीटते रह जाएं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।